नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। अपना जिला को साहित्य की विधरती कहा जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से प्रेरणा लेकर आज कई कवि बड़े बड़े मंचों पर सुशोभित हो रहे हैं, अपनी कविता लिख रहे हैं। कुछ नवोदित कवि भी ऐसे हैं जो अपनी छोटी छोटी कविता लिखकर अपना नाम कमा रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे ही एक नवोदित कवि हैं सत्यम भारती जी। आइए आज इनसे रूबरू होते हैं। सत्यम जी, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर रोशन सर को, जो युवाओं को एक नया मंच प्रदान कर रहे हैं। वैसे युवा जिस प्रतिभा से बेगूसराय आज तक रूबरू नहीं हो पाया था, उन्हें एक मंच पे लाकर उन लोगों से रूबरू करा रहे हैं। वैसे प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है और उस प्रतिभा के इंटरव्यू को देखकर जो युवा कुछ देश के लिए करना चाहते हैं वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर संजय सर को, जिन्होंने मेरा परिचय आप लोगों से कराया। और मेरे लिए आज खुशी की बात है कि मैं अपने जीवन का पहला इंटरव्यू अपने ही इस धरती पे दे रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। चलिए, तो सत्यम जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई से अपनी पढ़ाई शुरू की तो फिर ये रास्ते मुड़ कैसे गए कविता की तरफ? मेरा ये मानना है कि दूसरे के चुने हुए विषय में लंगड़ा लंगड़ा कर चलने से बढ़िया है कि आप अपने चुने हुए विषय में सरपट दौड़ो। तो जब इंटर की पढ़ाई में ख़त्म किया तो एक निश्चित षड्यंत्र के द्वारा मेरा एडमिशन उड़ीसा के किसी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया गया। अब मैं षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ज़िले में और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो विद्यार्थियों को बहकावे में लाकर उसका एडमिशन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते हैं। उसके लिए उनको वहाँ से फिर पैसा मिलता है, वजीफा मिलता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा भी एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में करा दिया गया। तो मैं जब वहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए गया तो मुझे वहाँ का सिलेबस, वहाँ का माहौल और वहाँ की मशीनों की दोस्ती मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दूंगा और वापस घर आ जाऊंगा। तो मेरे इस निर्णय का मेरे परिवार वाले ने समर्थन किया और उन्होंने मुझे एक एनर्जी प्रदान की और मैं वहाँ से भाग गया। और इंजीनियरिंग कॉलेज से भागना किसी जेल के मुजरिम के भागने के बराबर है। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से निकल पाया था और मैं वहाँ से निकल कर पटना आया और पटना में फिर BHU का तैयारी करने लगा और मेरा इंट्रेंस निकल गया BHU का और मैं वहाँ से BA करने लगा। और हिंदी से लगाव मेरा बचपन से रहा है। हिंदी मैं पढ़ता था बचपन से ही और राष्ट्रकवि दिनकर मेरे फेवरेट थे। उनके रश्मि रथी का मैं पाठ जब किया करता था तो लोग बहुत सराहा करते थे। और इस तरह मैं हिंदी विषय भी चुना और एक कविता का माहौल जो होता है वो BHU में मुझे मिला। और एक मुक्तक लिखकर जब मैं छात्र कवि सम्मेलन में वहाँ सुनाया था तो लोगों ने मुझे बहुत सराहा था। और मैं जब भी किसी मंच पे जाता हूँ तो उस मुक्तक से अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो मुक्तक आपको भी सुनाए। एकदम कि मैं जुल्मों की रवानी अमीरों की मनमानी लिखता हूँ। मैं जुल्मों की रवानी अमीरों की मनमानी लिखता हूँ। मेहनते तख्त से कामयाबी की कहानी लिखता हूँ और देश प्रेम की गंगा में सबके मन को धोता हूँ। मैं शहीदों की जवानी भगत की कुर्बानी लिखता हूँ। मैं शहीदों की जवानी भगत की कुर्बानी लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने पढ़ाई गांव से शुरू की और JNU तक का सफ़र किया, वो सफ़र कैसा रहा? मैं बंदवार गांव का रहने वाला हूं, जो शहर से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में बसा है। बूढ़ी गंडक के किनारे का वो एरिया है और प्रकृति के सानिध्य में बसा है। तो मुझे वहाँ का पूरा माहौल बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी गांव आता हूँ गर्मी छुट्टी में या जब भी, तो मैं वहाँ पे अपना समय बिताता हूँ, वहीं कविता लिखता हूँ। तो अभी भी वो गाँव बहुत पिछड़ा हुआ है। ना पक्की सड़क है, ना बिजली की व्यवस्था सही से है और ना ही वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ है। आज से 15 साल पहले वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। हमारे गांव के पड़ोसी गांव में मोहनपुर गांव है, वहाँ 3 किलोमीटर हमारे घर से दूर है। तो मैं वहाँ जाया करता था। एक कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और पैदल ही जाया करता था। सड़क अच्छी नहीं थी तो पापा ने साइकिल नहीं दी तो पैदल ही जाना पड़ता था। और उस समय जंगल राज था बिहार में, किसी का भी किडनैपिंग हो जाता था, किसी को भी मार दिया जाता था। तो उस माहौल में डर डर कर मैं वहाँ जाया करता था और क्लास 8 तक मैं वहीं पढ़ाई किया। और फिर जब 9th में मैं यहाँ BSS कॉलेजिएट आया
फिर वहाँ पे 10th की और फिर 12th जो है यहाँ महंत कॉलेज से मैंने ख़त्म की। तो मेरा पढ़ाई जो है सो गांव से ही प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर इंटर के बाद मैं BHU ग्रेजुएशन करने के लिए गया। तो फिर कविता की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? तो मैं पहले ही बताया कि बनारस का माहौल जो है वो सृजनशील है। अच्छा, सही बात। वहाँ पे कोई भी जाएगा कुछ न कुछ लिखना पढ़ना कुछ नया करने के लिए वो प्रेरित हो ही जाएगा। तो BHU में जो उस तरह का माहौल था, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो कविता लिखा करते थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिसने ग्रेजुएशन में उपन्यास लॉन्च कर दिया। तो उन लोगों से प्रेरणा ग्रहण किया और कविता लिखना प्रारंभ किया। और कविता लिख के जब मैं मंचों पे सुनाने लगा तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। श्री प्रकाश शुक्ल सर थे वहाँ पे BHU के जो प्रोफेसर हैं, अभी हिंदी कविता में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सराहा, बहुत कुछ लिखने की प्रेरणा दी। और उसके बाद मेरी कविताएं वहाँ से फिर पत्र पत्रिकाओं में छपने शुरू हो गए और मुझे वहीं से फिर मंच मिलना प्रारंभ हो गया। तो अब एज ए कैरियर कविता को लेकर चलना है कि दूसरी तरफ जाना है? देखा जाए तो सिर्फ कविता करके तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा पहला टारगेट है कि मैं अपना पहले करियर बनाऊं, फिर कविता के क्षेत्र में भी जाऊं। करियर बनाने का मतलब है कि मैं अभी इसी बार JRF क्लियर किया था और PhD में एडमिशन लेके यहीं बिहार में कहीं प्रोफेसर नियुक्त हो जाऊं। अच्छा। उसके बाद कविताओं की सेवा करता रहूँगा और कविता समीक्षा ये सब की किताबें मैं लिखता रहूँगा। अपने करियर के साथ मैं हिंदी की भी सेवा करता रहूँगा। तो अब बेगूसराय की धरती को एज ए कवि या साहित्य के रूप में कैसे देखते हैं? बेगूसराय में भी बहुत तरीका से सारे, आपने बनारस की बात कही ना कि वहाँ भी एक धरती में एक ओज है जो सबको कुछ न कुछ प्रेरित करती है। हमको तो लगता है ज़्यादा पॉलिटिकल वो लोग ज़्यादा प्रेरित करते हैं वहाँ के लोग को। तो बेगूसराय की धरती को कैसे देखते हैं? बेगूसराय कहीं ना कहीं ज़्यादा मैं बेगूसराय से लगाव बहुत कम था क्योंकि इंटर के बाद मैं निकल गया था तो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना रहा नहीं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो दीनानाथ सुमित्र सर हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेगूसराय में भी लोग लिखते हैं, उनसे मिलो। तो मैं वहाँ से फिर मिलना जुलना प्रारंभ किया। फिर संजय सर हो गए, राहुल सिवाय भैया हो गए, प्रफुल्ल भैया हो गए, इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरा कविता लिखना और उनको सुनाना प्रारंभ किया और मुझे यहाँ भी मंच मिलना प्रारंभ हो गया। तो मैं बेगूसराय की धरती को इस तरह से देखता हूँ कि यहाँ की मिट्टी में भी कुछ बात है, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। एक कोई आदमी हो, एक मार्गदर्शक हो जो उस टैलेंट को निखारे, उनको बताए कि नहीं आपके पास ये टैलेंट है। तो मुझे लगता है कि अपने बेगूसराय में युवाओं में ऐसा जोश है, ऐसा जुनून है कि वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है उन्हें, अपनी मिट्टी में बहुत बात है। तो आपके कौन मार्गदर्शक रहे खासकर कविता के क्षेत्र में? कविता के क्षेत्र में तो प्रारंभ में जब मैं BHU में था तो श्री प्रकाश शुक्ल सर से बहुत कुछ सीखता था। अगर बेगूसराय में मैं देखा जाए तो मेरे दीनानाथ सुमित्र सर बहुत मदद करते हैं। जब भी मैं कविता लिखता हूँ उनसे फ़ोन पे बात होती है। राहुल सिवाय भैया हो गए, फिर हमारे संजय सर हो गए, उन्होंने मुझे बहुत सारा मंच दिया है। तो मैं इन लोगों को मार्गदर्शक मानता हूँ। तो पहली बार जब आपको मंच मिला तो कैसा अनुभव हुआ और कहाँ पर वो मंच मिला? मुझे पहला मंच मिला था BHU में। BHU में एक राधा कृष्ण सभागार है। अच्छा। वहाँ पे उसका इतिहास है कि ये हमारे हरिवंश राय बच्चन मधुशाला का प्रथम पाठ वहीं पे किए थे। अच्छा। तो उस मंच पे एक युवा कवि संगम हो रहा था, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। तो मुझे याद है कि मैं वहाँ पे एक मुक्तक ये वाला सुनाया था जो मैंने आपको पहले सुनाया, और एक कविता सुनाया था कि माँ मुझे कुर्ता सिलवा दे। तो वो कविता बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों ने सराहा था। तो एक तरह से पहली बार जब आप मंच को फेस कर रहे हो तो थोड़ा डर बना रहता है कि कैसा लोगों में बिहेव होगा, कैसा लोग हमको ट्रीट करेंगे। और कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन के साथ एक दिक्कत है कि जो कवि की कविता अगर मंच से अच्छी नहीं आ रही है उसके साथ बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत उसके साथ कमेंट करते हैं। तो एक डर ये भी बना था कि मुझे पहली बार मंच मिल रहा है तो मैं लोगों के सामने कुछ इस तरह से करके दिखाऊं कि लोग हमसे प्रेरित हों और हमें आगे भी मंच मिले। तो एक डर का माहौल तो बना ही था मन में, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा थी कि मैं उस मंच को अच्छे से कर पाया और मुझे आगे भी मंच मिलता रहा। तो बेगूसराय में पहला मंच कहाँ मिला? बेगूसराय में प्रथम मंच मुझे बाइट कंप्यूटर में ये हमारे संजय सर मुझे बुलाए थे और वहीं से मैं अपना कविता का बेगूसराय में शुरुआत किया था।
फिर हमारे परलेस जो है यहाँ पे एक कर्मचारी भवन है, वहाँ पे एक कवि संगम हुआ था, तो वहाँ पे मुझे मंच मिला था। फिलहाल मैं गर्मी छुट्टी या किसी छुट्टी में गांव आता हूँ तभी मैं बेगूसराय रह पाता हूँ, बाकी मुझे दिल्ली में, बनारस में यही मंच मिलते रहते हैं। तो जैसे आपने यहाँ गांव से निकल कर दिल्ली और बनारस जैसे शहरों में रहकर अपनी कविता में निखार लाया, तो क्या लगता है कि जो बेगूसराय के भी गांव में अभी भी जो कुछ ऐसे नवोदित कवि हैं जो लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ से निकल कर वो भी शहर की तरह जाए, कि यहाँ की मिट्टी में भी है कि वो चाहे तो कर सकते हैं? मेरा मानना है कि विद्यार्थी के जीवन में एक विद्यार्थी को जगह परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगर आप बीए कहीं से और कर रहे हो तो आप एमए कहीं और से करो। उससे क्या होता है कि एक नए नए शहर का, एक नए माहौल का, नए नए लोगों से मिलने के लिए एक आप प्रेरित भी होते हैं, उनसे रूबरू भी होते हैं, और उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी का भी विकास होता है, और आपका जो विचार है या फिर उस तरह का जो माहौल है आप कुछ करने का, निखरने का, प्रेरित होने का, तो उसमें भी सुधार होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो मैं यहाँ बेगूसराय के युवाओं से या बेगूसराय में जो कुछ लिख पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने करियर के साथ कविताओं को आगे बढ़ाएं, सिर्फ कविताओं को लेकर आगे मत बढ़ें, क्योंकि कविता भी उन्हीं का आजकल ज़्यादा फेमस हो रहा है जो या तो कहीं प्रोफेसर हैं या तो कहीं टीचिंग लाइन में हैं। इसलिए पहले अपने करियर को देखिए और कविताएं आप साथ साथ करते रहें। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई मंच पर गया, जैसे यहाँ के नवोदित है, आप भी नवोदित हैं, तो उनको एक तरह का हरासमेंट किया जा रहा है या उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा, क्या माहौल लग रहा है, खासकर बेगूसराय की बात करें तो? मैं तो पहले ही बताया कि मेरा बेगूसराय में बहुत कम अनुभव रहा है यहाँ के मंचों पे, लेकिन जहाँ तक मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ तो विश्वविद्यालयों में दो तरह के कवि सम्मेलन होते हैं। एक छात्रों के लिए होता है और एक जो कवि प्रतिस्थापित हो चुके हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं उन लोगों के लिए होता है। तो जो प्रोफेसर वाले कवि सम्मेलन होते हैं उसमें एक दो युवाओं को मौका दिया जाता है। बाकी जो युवा छात्र संगम होता है युवा कवियों के लिए, उसमें हर कवियों को मौका दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे तो इस तरह का कोई परेशानी अभी तक नहीं हुआ कि मतलब किसी के साथ कोई ट्रीटमेंट हो। हाँ, उनको मंच मिलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मंच मिले और आपके पास अगर हुनर है, आपके पास अगर टैलेंट है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक सकता है। तो अभी क्या आप अपनी कविताओं को संकलन में का कोई रूप भी दे रहे हैं कि बस ऐसे ही? फिलहाल तो अभी मेरी समीक्षा की 2 किताब आ रही है। अच्छा। वो एक किताब है हिंदी गज़ल और हिंदी दोहा, जो समकालीन दोहेकार हैं उन लोगों की मैं समीक्षा लिखा हूँ। उनकी एक किताब एक संकलित हो चुकी है, मैं लिख चुका हूँ। और एक किताब आ रही है नवगीत पे, उसकी भी मैं समीक्षा लिखा हूँ। और कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी कोई होती है, तो राहुल सिवाय भैया जो भी कविता कोश के उपनिदेशक हैं उन्होंने मुझे इस टैलेंट से रूबरू कराया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हो। तो उन्हीं का अपना प्रकाशन है, श्वेत वर्ण प्रकाशन दिल्ली से, वहीं से मेरी किताब 2 आ रही है और इसी साल आ जाएगी। फिलहाल कविता उतनी हो नहीं पाई है कि जो एक किताब में संकलित हो जाए। तो फिलहाल ये 2 किताब आ जाए और जब मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँ तो मैं कविताओं की किताब पे भी काम करूँगा। तो किस तरीक़ा की कविता आप लिखते हैं? जैसे मुक्तक टाइप का लिखते हैं या गज़ल टाइप का लिखते हैं, किस तरीक़ा की कविता? जब मैं बीएचयू में था तो वहाँ पे ओज में लिखता था, मुक्तक ही लिखता था। लेकिन जब मैं जेएनयू गया, वहाँ का माहौल, वहाँ दिल्ली का परिवेश, उर्दू का शब्दों का जब मैं अध्ययन किया, वहाँ पे उर्दू एक विषय पढ़ाया जाता है, तो मेरा जो वो नज़रिया था एक गज़ल के प्रति बढ़ा। मैं उस समकालीन दौर के सभी गज़लकारों को मैं पढ़ा, लगभग गज़लकारों को, और मैं गज़ल लिखना प्रारंभ किया। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं लेकिन फिर भी गज़ल मुकम्मल हो रही हैं। अच्छा, चलिए हम चाहेंगे कि दर्शकों को कुछ अपनी रचना सुनाएं। तो जब मैं जेएनयू में गया तो जेएनयू में छात्रों के हॉस्टल में एक प्रॉब्लम था कि वहाँ पे खटमल बहुत हुआ करता था। अच्छा। तो जैसे ही आदमी वहाँ पे रहना शुरू करता था, कितना भी दवाई कर ले, हर 2 महीने 3 महीने में खटमल वहाँ पे दस्तक दे ही जाता था। तो जाहिर सी बात है मैं भी उससे पीड़ित था। तो उस सारे समस्याओं को देखकर मैंने खटमल को एक बिंब के रूप में, प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया और उस कविता के जरिए मैं पूरे देश समाज को लाने की कोशिश किया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं शायद अब तक की सबसे अच्छी कविता मैं वो लिख चुका हूँ। उसका नाम है खटमलनामा। अच्छा। तो मैं आप लोगों से सुनाना चाहूँगा। मुक्तक के रूप में है कि अपने आतंक से बिस्तर को चंबल बना दिया, अपने आतंक से बिस्तर को चंबल बना दिया,
चूम कर गालों को सुर्ख मलमल बना दिया, और रात भर मनाया फिर भी ना माना निर्मोही, रात भर मनाया फिर भी ना माना निर्मोही, मैंने रजाई को फाड़ कर कंबल बना दिया, मैंने रजाई को फाड़ कर कंबल बना दिया। और खटमल के काटने से खुजली होता है, एक दर्द खुजली होता है। तो उस पे 4 पंक्ति कि लगे मामला कभी नवीन तो कभी संगीन लगता है, लगे मामला कभी नवीन तो कभी संगीन लगता है, अपने घर में ही छुपा कोई आस्तीन लगता है, कराया शर्तिया इलाज खटमले मर्ज का बहुत, कराया शर्तिया इलाज खटमले मर्ज का बहुत, ये खुजली भी अब कश्मीर सियाचिन लगता है, ये खुजली भी अब कश्मीर सियाचिन लगता है। और उस बिंब को याद कीजिए कि खटमल से बचने के लिए लोग सारे कपड़े धूप में रखाते हैं। तो उस पे 4 पंक्ति कि पूरा कमरा अब उजरा चमन हो गया, पूरा कमरा अब उजरा चमन हो गया, खून पीकर वो चिरकुट मगन हो गया, पूरा कमरा अब उजरा चमन हो गया, खून पीकर वो चिरकुट मगन हो गया, निकलेगा कहीं से सब हैं इंतजार में, निकलेगा कहीं से सब हैं इंतजार में, ये खटमल हुआ कि काला धन हो गया, ये खटमल हुआ कि काला धन हो गया। और एक 4 पंक्ति अभी जो कोरोना वायरस फैला और चीन का जो उसमें हाथ है, उस पे 4 पंक्ति की महंगाई का मोहक कितना सीन हो गया, महंगाई का मोहक कितना सीन हो गया, न्याय का आसन भी तमाशबीन हो गया, और ओट में छुपकर करवाता टकरार अपनों में, ओट में छुपकर करवाता टकरार अपनों में, ये खटमल भी अब पड़ोसी चीन हो गया, ये खटमल भी अब पड़ोसी चीन हो गया। और अंतिम 4 पंक्ति, ये पूरा श्रृंखला है खटमल नामा का 15-16 का। मैं कुछ सुना रहा हूँ आपको। और एक 4 पंक्ति उस आशिकों को समर्पित जिनका दिल टूट जाता है और उसके लिए वो खटमल क्या होता है कि हर प्रयोजन के पीछे कोई स्वार्थ होता है, हर प्रयोजन के पीछे कोई स्वार्थ होता है, जैसे इश्क करने पे हाथों में हाथ होता है, और जब से तुम गई हो इस दिल में सुराख करके, जब से तुम गई हो इस दिल में सुराख करके, इस तन्हाई में खटमल मेरे साथ होता है, इस तन्हाई में खटमल मेरे साथ होता है। बहुत बढ़िया। तो कोई एक अगर कोई आपकी अच्छी कोई गज़ल हो तो वो थोड़ा सुना दीजिए। जी, एक गज़ल का मतलब देखिएगा कि मानव तेरी नादानियाँ अच्छी नहीं लगती, मानव तेरी नादानियाँ अच्छी नहीं लगती, नफ़रत की चिंगारियाँ अच्छी नहीं लगती, मानव तेरी नादानियाँ अच्छी नहीं लगती, नफ़रत की चिंगारियाँ अच्छी नहीं लगती, थाती राखी बिंदी महावर सब रूठ गए, थाती राखी बिंदी महावर सब रूठ गए, सरहद पर कुर्बानियाँ अच्छी नहीं लगती, सरहद पर कुर्बानियाँ अच्छी नहीं लगती, और काले काले धंधे तेरे, काले तेरे करतूत, काले काले धंधे तेरे, काले तेरे करतूत, बाबा तेरी रंगरैलियाँ अच्छी नहीं लगती, बाबा तेरी रंगरैलियाँ अच्छी नहीं लगती, हवस दरिंदगी कोर्ट पैसा और जमानत, हवस दरिंदगी कोर्ट पैसा और जमानत, कफन में लिपटी बेटियाँ अच्छी नहीं लगती, कफन में लिपटी बेटियाँ अच्छी नहीं लगती, और ये शोहरतें अट्टालिकाएँ मशीनें मास्क के पैकेट, ये शोहरतें अट्टालिकाएँ मशीनें मास्क के पैकेट, धुओं में झुलसती जिंदगियाँ अच्छी नहीं लगती, धुओं में झुलसती जिंदगियाँ अच्छी नहीं लगती। और अंतिम शेर की घर की जिम्मेदारियाँ जब आफत बन जाए, घर की जिम्मेदारियाँ जब आफत बन जाए, शहजादी तेरी सोखियाँ अच्छी नहीं लगती, शहजादी तेरी सोखियाँ अच्छी नहीं लगती। और एक गज़ल का कुछ और शेर, दूसरे गज़ल का कि मुफलिसी में अपना ख्वाब बेचता हूँ, मुफलिसी में अपना ख्वाब बेचता हूँ, खारों के बीच गुलाब बेचता हूँ, मुफलिसी में अपना ख्वाब बेचता हूँ, खारों के बीच गुलाब बेचता हूँ, और हाकिमों ने चढ़ा रखा है भ्रष्ट चश्मा, हाकिमों ने चढ़ा रखा है भ्रष्ट चश्मा, मैं कोर्ट के आगे शराब बेचता हूँ, मैं कोर्ट के आगे शराब बेचता हूँ। एक गज़ल का कुछ शेर सुने कि जीवन को फिर से अंगार कर लें क्या, जीवन को फिर से अंगार कर लें क्या, तुम्हारे कहने से प्यार कर लें क्या, जीवन को फिर से अंगार कर लें क्या, तुम्हारे कहने से प्यार कर लें क्या, और जब भी मर्जी कोई आए जाए इधर, जब भी मर्जी कोई आए जाए इधर, दिल को अपने दरबार कर लें क्या,
दिल को अपने दरबार कर लें क्या, और मौके के माकुल बदले है रंग मानव। मौके के माकुल बदले है रंग मानव, गिरगिट वाला किरदार कर लें क्या, गिरगिट वाला किरदार कर लें क्या। वह पूछता है क्यों रहते हो खुश इतना, वो पूछता है क्यों रहते हो खुश इतना। गम को चीन की दीवार कर लें क्या, गम को चीन की दीवार कर लें क्या। और एक गज़ल जो मैं कोरोना पे लिखा था, वो जो सड़क पे मज़दूरों को मैं देख रहा था पैदल चलते हुए, तो मेरा मन आहत हुआ था। तो मैं लिखा था कि मौसम मौत का है किधर जाएं, मौसम मौत का है किधर जाएं, बादल छटे तब तो घर जाएं। मौसम मौत का है किधर जाएं, बादल छटे तब तो घर जाएं। और हलक में फंसी है जान गरीबों की, हलक में फंसी है जान गरीबों की। तुम कहती हो कि शहर जाएं, तुम कहती हो कि शहर जाएं। और जीवन कटा दुखों में ये भी कट जाएगा, जीवन कटा है दुखों में ये भी कट जाएगा। हम बुज़दिल नहीं जो बिखर जाएं, हम बुज़दिल नहीं जो बिखर जाएं। और अंतिम एक शेर आशिकों को समर्पित कि लगा है सख्त पहरा गली मोहल्लों में, लगा है सख्त पहरा गली मोहल्लों में। सोना बुलाती है बाबू कैसे बाहर जाए, सोना बुलाती है बाबू कैसे बाहर जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे टीम, हमारे जो सर डायरेक्टर हैं इस के स्टूडियो के, रोशन सर जी, उनका एक छोटा सा प्रयास है कि ऐसे भी आप जैसे भी नवोदित कवि को आगे लाए, या और भी जो कोई टैलेंट है लोग हैं उनको आगे लाए। इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर रोशन सर से मेरी बात हुई थी परसों, तो सर को मैं शुभकामना दिया था कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति समाज में या बेगूसराय में फेमस है उसको तो सब बुला लेता है, लेकिन वो टैलेंट जो अभी तक पिछड़ा हुआ था, जिसे कोई नहीं जानता था, आप उसे एक मंच प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नेक काम आप कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि हम जैसे नवोदित लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा देने की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और ये काम डॉक्टर रोशन सर बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि वो आगे भी ऐसे काम करते रहें और हम जैसे नवोदितों को मौका देते रहें, जिससे हम अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से बेगूसराय के लोगों को जान पहचान करा सकें और मुझे आगे भी बढ़ने का मौका मिल सके। चलिए सत्यम जी, आपके भी स्टूडियो पर आए और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।